हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्म स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे ड्रग्स जो एपिलेप्सी में यूज़ होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं जो एपिलेप्सी में यूज़ होते हैं। स्टार्टिंग हम एप्टोइन से करते हैं, फेनाटोइन नाम से आता है। इसके बाद हमारे गाबापेंटिन है। बहुत सारी मेडिसिन है जो एपिलेप्सी में यूज़ होती है। सोडियम वेल्प्रेट, वेल्प्रिक एसिड, ये 200 mg में आती है। कार्बामेज़ेपिन, क्लोनाजिपैम, क्लोवाजैम, ये कुछ मेडिसिन है जो एपिलेप्सी में यूज़ होती हैं। बहुत सारी अदर्स मेडिसिन में जो कि एपिलेप्सी में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एपिलेप्सी है क्या। जो एपिलेप्सी है ये एक कलेक्टिव टर्म है। जैसे कि कहते हैं किसी पेशेंट को इसमें मिर्गी आ रही है, इसे दौरे आ रहे हैं, या जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बोलते हैं सीजर्स आ रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव टर्म है जो एपिलेप्सी हम जिसे कहते हैं। अब कोई पेशेंट है जो एपिलेप्सी से अभी सफ़र कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हम देखते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि उसमें एक करेक्टरिस्टिक मूवमेंट आती है, उसमें एक सेकी मूवमेंट आती है, जिससे कि हम उसे पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, एपिलेप्सी है इसे। और जो पेशेंट होता है ना, उसे यही पता नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है। इसमें इस पेशेंट में एक सिम्टम्स हुआ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब उसे पता ही नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है। कई बार पेशेंट होता है वो एकदम फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एकदम रोने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपिलेप्सी जो है बड़ों में देखी जाती है, बच्चों में भी देखी जाती है। बच्चों में पेटिट माल एपिलेप्सी, जिसे हम एब्सेंस एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है 3 से 5 साल का, 30 से 5 सेकंड के लिए अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। मतलब बहुत तेज़ तेज़ अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है, या किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत देर तक देखता है, जिसे हम कहते हैं वन डायरेक्शन विजुअल, एक ही डायरेक्शन में बहुत देर तक देखना। अब जैसे कि हमने मेडिसिन के बारे में बात करी, अब हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स एपिलेप्सी के कैसे आ सकते हैं। तो इन सिम्टम्स के आने का रीज़न बहुत सारे रीज़न है। कुछ अननोन रीज़न भी हैं, लेकिन कुछ नॉन रीज़न है जो हम जानते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसमें जो है एपिलेप्सी के सिम्टम्स आ सकते हैं। साथ में अगर वो कोकेन लेता है तो उसमें एपिलेप्सी देखी जा सकती है। कई पेशेंट जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें एपिलेप्सी के सिम्टम्स दिखते हैं। कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट में स्पेस ऑक्यूरिंग ट्यूमर, जिसे हम न्यूप्लाज्म कहते हैं, वो अगर किसी पेशेंट में है तो वो भी एपिलेप्सी के जो सिम्टम्स हैं वो शो कर सकता है। जो मेन रीज़न होता है वो होता है ट्रॉमा, किसी रोड एक्सीडेंट के कारण से उस सीजर्स आ रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी किसी पेशेंट में आ सकती है। अगर हम बात करें कि ये सिम्टम्स डिपेंड किस पे करते हैं, ये सिम्टम्स डिपेंड करते हैं ऑन द साइट ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अगर मानते हैं हम कि यहाँ से आपको साथ में एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें कि लिखा है कि फ्रंटल पैराइटल ऑसिपिटल, ये आपके जो स्कल का रीजन है। अगर फ्रंटल पे किसी पेशेंट को चोट लगती है या कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसकी जो है थिंकिंग और प्लानिंग, वो सोच ही नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है, चीज़ों को कैसे कर सकता है। अगर पैराइटल पे उसके जो है कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो शब्द का मतलब ही नहीं निकाल पाएगा। ही कांट मेक द सेंस ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन जिस पर्सन के जो पैराइटल पे कोई डैमेज हुआ होगा और उसको एपिलेप्सी आती है तो उस टाइम पे वो हमारे शब्दों का मतलब ही नहीं जान पाएगा। सेकेंड है टेम्पोरल। टेम्पोरल जो लोब होता है, अगर वहाँ पे कोई डैमेज होता है तो मेमोरी अंडरस्टैंडिंग, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, उसकी मेमोरी जो है लॉस हो जाएगी। ऑसिपिटल पे होगा तो वो कुछ उसका जो विजुअल है वो देख, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, वो कुछ देख नहीं पाएगा थोड़ी देर तक और कुछ समझ भी नहीं पाएगा, और उसे एक हेलुसिनेशन जैसा आभास होगा। सेकेंड है मोटर कॉर्टेक्स में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। अगर किसी का मोटर कॉर्टेक्स जो है अगर डैमेज होता है तो उस कंडीशन में वो पर्सन एबनॉर्मल एक सेकी मूवमेंट दिखाएगा। तो ये कुछ हमारे जो है सिम्टम्स है जो डिपेंड करते हैं ऑन द साइट ऑफ ओरिजिन। अगर हम बात करें कि एपिलेप्सी को क्लासीफाई करने में, तो एपिलेप्सी को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो जो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सबसे पहले एपिलेप्सी जो है वो होता है एक सडन और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स। एक बहुत तेज़ी से जो है न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना ही एपिलेप्सी को कॉज करता है। अब हम जानते हैं कि जो है अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर एक ही पार्ट में रिलीज़ हुआ तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल। वो फैलता नहीं है सिग्नल को, एक वन पोर्शन ऑफ ब्रेन में ही रहता है वो, या वन लोब ऑफ हेमिस्फेयर में ही सिग्नल रहते हैं, तो उसे कहते हैं पार्शियल। और जनरलाइज इसका अपोजिट है, अगर वो स्प्रेड होता है बोथ द हेमिस्फेयर में तो उसे जनरलाइज कहते हैं। जनरलाइज में 4-5 सीजर्स के टाइप है, जैसे टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी, एब्सेंस और पिटिट माल एपिलेप्सी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो कि 3 से 5 साल के बच्चों में होता है। 3 से 5 सेकंड के लिए एक जो बच्चा है
वो किसी भी एक डायरेक्शन में देखता रहता है या अपनी आइज़ को बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक करता है। थर्ड है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन होता है सेवरल टाइम्स। और लास्ट है, और भी टाइम्स है लेकिन हमने सिर्फ 4 क्लासीफाई करें हैं इसमें, एटोनिक एपिलेप्सी, जिसमें कि शॉर्टनेस ऑफ कॉन्सियसनेस होता है और जो सारी मसल्स होती हैं उस पर्सन की वो रिलैक्स हो जाती हैं और पर्सन जो है गिर जाता है। तो ये कुछ एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें कि सडन और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स के वजह से कैसे ये हाइपर एक्टिविटी शो करता है पेशेंट। बेसिकली जब कहते हैं कि किसी एपिलेप्सी आई है तो पर्सन वो हाइपर एक्टिव होता है, क्योंकि जो उसके न्यूरो ट्रांसमीटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसमें एक शेकी मूवमेंट देखी जा सकती है। लेकिन जो मूवमेंट होती है ये हमेशा नहीं होती है, लेकिन ये ज़्यादातर होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये फिनाटोइन की टैबलेट है, इसमें फिनाटोइन की टैबलेट है और ये 100 mg में आती है। इसके अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं, एप्टोइन के नाम से भी आती है। ये हाइड्रेंटोइन डेरिवेटिव, डाइफिनाइल हाइड्रेंटोइन डेरिवेटिव है ये। तो ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है, या हम कह सकते हैं ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को। सोडियम चैनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एक्साइटेशन के लिए। अगर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो एक्साइटेशन कम हो सकती है, तो इसलिए ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। और इसको हम ऑरली ले सकते हैं और विद इन 48 आवर्स ये स्कीट आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। बेसिकली ये है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ और भी मेडिसिन है, जैसे कि हम क्लोना। बेसिकली फंक्शन इनका सबका थोड़ा बहुत यही है। कुछ मेडिसिन जो है सोडियम को ब्लॉक कर रही हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं, कुछ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं, और कुछ जो मेडिसिन है वो इन्हेंस कर रही है गावा मेडिकेशन इनहिबिशन, मतलब गावा को इन्हेंस कर रही हैं। गावा का जो चैनल है उसको इन्हेंस कर रही है ताकि वहाँ से क्लोराइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। और गावा जो होता है वो जैसे कि सोडियम और कैल्शियम जो है एक्टिवेट करते हैं, ये स्लो डाउन करता है। तो अगर हम ये बात करें कि हमें इन मेडिसिन को कब कब देना चाहिए, कब कब नहीं देना चाहिए, वैसे कभी भी कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है डोलो 650 का, हर कोई उसे एक च्यूएबल टैबलेट की तरह ले रहा है। उसे कभी अब देखो किसी को कुछ हुआ है, डोलो 650 पेशेंट अपने आप ही ले रहा है, उसके सबके सीवियर सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसे कभी भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इन मेडिसिन के अपने अपने साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे इसके है नोजिया, वॉमिटिंग जो मेजरली सबका होता है, हेडेक, इंसोम्निया, रैसेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हेपेटाइटिस और जॉइंटिस, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। हमने जैसे बताया, आप लिख सकते हो नाम, एप्टोइन जो है मेडिसिन यूज़ होती हैं, फिनोबार्बिटोन, कार्बामाज़ेपिन, सोडियम वैल्प्रेट, क्लोनाजिपैम, क्लोवाजिपैम और गाबापेंटीन, ये मेडिसिन यूज़ होती हैं। लेकिन कभी भी कोई मेडिसिन लो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लो। तो